अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो है आप किसी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मेरे से क्वेश्चन किए थे कि हमें कुछ ऐसी सजेशन दे दें जिसकी वजह से हमारी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाए, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से हमारी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है या तो वो रिजेक्ट हो जाती है या जब हम इंटरव्यू देते हैं तब हम इंटरव्यू में पास नहीं होते। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपकी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो ज़रूर अप्रूव होगी और आप इंटरव्यू में भी ज़रूर पास होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लें और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कुछ इस तरह की वीडियोस वगैरह आएँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो कि काफ़ी लोग जानते होंगे लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा उन चीज़ों पर। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सबसे पहले जब भी कोई स्कॉलरशिप आती है आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं या आपने किसी भी वेबसाइट को अगर आप सब्सक्राइब किया या फॉलो करते हो तो आप जब भी उस वेबसाइट पे जाते हैं आप देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप क्या मेरे लिए है या नहीं, यानी कि क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। यानी कि आप देखते हो कि अगर आप मास्टर करना चाहते हैं अब्रॉड में जाके तो आप देखते हो कि क्या ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है अब्रॉड में मास्टर करने के लिए। जब वो चीज़ आपको ऑफर दे रही होती है कि मास्टर आप कर सकते हैं उस जगह पे जाके, तो फिर आप बाकी चीज़ें आप चेक करते हैं। हमारे यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग देखते हैं साथ ही कि मतलब यहाँ पे ये स्कॉलरशिप जो है मास्टर ऑफर कर रही है, हम साथ ही नीचे जाते हैं देखते हैं अप्लाई का बटन की तरह अप्लाई पे क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाते हैं। हम इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा नहीं पढ़ते, यानी कि आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, कोई भी अगर एक यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है तो उसकी जो वेबसाइट होती है आप उस पर नहीं जाके सारी डिटेल जो है नहीं पढ़ते। यही सबसे मेन गलती होती है हमारी कि जिस वजह से हमारी स्कॉलरशिप रह जाती है। वो क्यों? क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें फुल नहीं होती, यानी कि पूरी की पूरी हमारी स्कॉलरशिप की जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती। अब यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे आपने देखना है कि क्या वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा कि वो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि वो मास्टर के लिए ही है, आपने वो चीज़ देख ली। इसके बाद आपने करना क्या होता है, सबसे पहले आपने देखनी है रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मतलब आपने देखना होता है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या वो मांगने हैं, कितना CGPA है, कौन से टेस्ट मांगने हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये सारा कुछ आपने वहाँ पे देखना होता है। जैसे ही आप लोग ये सारा कुछ देख लेते हैं इसके बाद आपने नीचे जाके देखना होता है कि यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक किधर है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे जब आप देखते हैं कि इन चीज़ों के अलावा क्या और चीज़ें रिक्वायर्ड तो नहीं है, यानी कि कोई और ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मेरे पास हैं या नहीं है, क्या वो तो नहीं यहाँ पे रिक्वायर्ड। जब अगर वो सारा कुछ आप देख लेते हैं उसके बाद जो है आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक करना होता है। अब जो यहाँ पे आपको मैं टिप्स देता हूँ वो ये है कि जब भी मतलब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट इस वजह से होती है कि हम वो चीज़ें फॉलो नहीं करते। वो चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि स्कॉलरशिप को मतलब किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वो ये चीज़ होती है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी, रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कुछ इतने मतलब वो चीज़ें तो आपने साथ अटैच करके भेजनी है, उसका इतना इशू नहीं आता। जो चीज़ें आपको मेन मतलब यहाँ पे काम आपका करेंगी वो होती हैं आपकी, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ जाता है, रिकमेंडेशन लेटर आ जाते हैं, कवर लेटर अगर रिक्वायर्ड हो तो वो आ जाता है। अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं यानी कि CV वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें तो वो चीज़ें आ जाती हैं। साथ में अगर वो मांगते हैं कि आइल्स का टेस्ट है या नहीं है, उसके बैंड वगैरह या उन चीज़ों के जो स्कोर्स होते हैं मतलब टॉफिल के स्कोर है या ग्री टेस्ट का, तो वो चीज़ें आपने साथ अटैच करनी होती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली हम लोगों को इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। हम लोग बस ये है कि हम लोग पाकिस्तानी और हम पाकिस्तानी 2 नंबरियों में बहुत तेज़ होते हैं। मतलब 2 नंबरी से मुराद ये कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर किसी से मतलब पैसे दे के लिखवा लेते हैं या कुछ कह सकते हो कि ऐसे किसी बंदे से लिखवा लेते हैं जिसकी मतलब हम कहते हैं यार इसकी इंग्लिश ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपकी इंग्लिश मैटर नहीं करती, आपकी थिंकिंग मैटर करती है, यानी कि आप क्या हो। और मतलब यहाँ पे आपने बताना होता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कि इसका आपका मकसद क्या है, यानी कि अगर वो आपको ये स्कॉलरशिप दे क्यों रहे हैं, यानी कि वो क्यों दें आपको स्कॉलरशिप, आपने वो चीज़ ब्रीफली डिस्क्राइब करनी होती है।
और यहाँ पे हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि हम लोग वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या तो किसी बंदे को पैसे दे के लिखवा लेते हैं, या फिर ये करते हैं कि जिस बंदे की मतलब इंग्लिश अच्छी होती है हम उसको कहते हैं कि मेरे लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख दो। वो बंदा अपने लिहाज से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो ठीक लिख देता है, लेकिन वो आपके लिहाज से ठीक नहीं होती। जब भी आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद अगर तो फर्ज करें आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, तो आप इंटरव्यू में इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि वो चीज़ें जो आपने लिखी होती हैं एप्लीकेशन फॉर्म में वो चीज़ फुलफिल नहीं कर रही होती जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछ रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाती हैं। यानी कि अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस खुद लिखेंगे आपको पता होगा कि मैंने इसमें क्या लिखा है। यानी कि अगर मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखता हूँ किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, तो मुझे पता है कि जब वो इंटरव्यू लेने वाला मेरे से वो क्वेश्चन करेगा तो मैं उसका वो आंसर दे दूंगा, मतलब ठीक तरीके से आंसर दूंगा। तो इसी तरह जब भी आप मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखवाते हैं किसी से, तो उसका नुकसान यही होता है कि आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कि उसने क्या कहा है, क्या चीज़ें हैं। तो जब वो इंटरव्यू आपसे करते हैं तो आप मतलब उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है रिकमेंडेशन लेटर की। रिकमेंडेशन लेटर हमेशा किसी भी स्कॉलरशिप में 2-3 इतने मतलब उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो मांगते हैं। फर्ज करें कि अगर वो रिकमेंडेशन लेटर आपसे 2 मांग रहे हैं, अब यहाँ पे वो मांग रहे होते हैं आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे और दूसरा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। यानी कि जो इंस्ट्रक्टर जिससे भी आप लिखवाते हो अपना मतलब रिकमेंडेशन लेटर जो आपको रिकमेंड करता है, उसका काम होता है कि वो आपको रिकमेंडेशन लेटर कुछ इस तरीके से लिख के दे के मतलब अप्रूवल हो ही जाए। यानी कि रिकमेंडेशन लेटर और ये सारी चीज़ें जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं किसी भी स्कॉलरशिप पे। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर फर्ज करें जब आप एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर जो जिसमें आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाती है, उसमें होता क्या है कि वो इंस्ट्रक्टर या जो भी टीचर होता है वो आपको प्रॉपरली डिफाइन करे ये बच्चा मतलब जो है एकेडमिक लिहाज से इस तरह था। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपकी फेवर में ही वो रिकमेंडेशन लेटर किया जाए, यानी कि उसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे होनी चाहिए कि हाँ इसने मतलब मेहनत की, स्ट्रगल की, जो भी मतलब वो इंस्ट्रक्टर आपका बेहतर जानता है कि रिकमेंडेशन लेटर वो कैसे बनाएगा। लेकिन मेरे मुताबिक मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि रिकमेंडेशन लेटर हम उस बंदे से लिखवाएं जो कि प्रोफेशनल हो, यानी कि जिसे इन चीज़ों के बारे में पता हो। पता होने से मुराद ये है कि वो कुछ इस बारे में जानता हो। अब जिस बंदे को इस बारे में नॉलेज ही नहीं होगी वो आपको रिकमेंडेशन लेटर क्या हाथ लिख के देगा या वो आपको क्या रिकमेंड करेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी यूनिवर्सिटी में किसी भी ऐसे टीचर से अगर आप लिखवाते हो जो रिकमेंडेशन लेटर में यही चीज़ें आपकी मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि यहाँ पे आपको बिल्कुल उस रिकमेंडेशन लेटर में जो भी इंस्ट्रक्टर आपको लिख के दे रहा है वो आपकी फेवर में नहीं होना चाहिए, यानी कि ऊपर नीचे बात होनी चाहिए। यानी कि कुछ स्ट्रगल्स के बारे में बताया जाए, कुछ इस तरह से मतलब इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया जाए, तो वो आपका एक रिकमेंडेशन लेटर बन जाता है एकेडमिक तौर पे। दूसरा रिकमेंडेशन लेटर आ जाता है पर्सनैलिटी के तौर पे। अब पर्सनैलिटी में क्या होता है वो बेहतर वही जान सकता है जो लोग मतलब आपको पर्सनली तौर पे जानते हैं, यानी कि जिनके साथ आपका कह लो कि इंटरेक्शन ज़्यादा था, या इंस्ट्रक्टर वो यानी जिसके साथ आपका बिहेवियर अच्छा था। अब जब भी रिकमेंडेशन लेटर मतलब आप लिखवाते हो तो उसमें ये नहीं होता कि आप किसी बंदे को ऐसा बोल दे यार मेरे बारे में कुछ भी ऐसा लिख दो कि बस अच्छा हो। हमेशा ये चीज़ें याद रखना जब भी आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो वहाँ पे आपने मतलब हम लोगों की सोच, तो हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोगों की सोच कुछ इस तरह जाती है कि यानी कि हम इनको पैसे दे के ये चीज़ लिखवा लेंगे किसी भी बंदे से। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर्स के बारे में, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ किसी भी आप प्रोफेशनल बंदे से लिखवा दोगे जी पैसे दे के हम करवा लेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए हमेशा नुकसानदेह होती है। जब भी आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे सिर्फ आप होते हो और आपने ही वो फॉर्म फिल करना होता है। इसमें तीसरे बंदे को जब भी आप इन्वॉल्व करते हो, तीसरे बंदे से मुराद हमेशा ये होती है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फर्ज करें आप किसी से लिखवा रहे होते हो तो एक तीसरा बंदा बन जाता है। उसका नुकसान आपको होगा, उस बंदे को नुकसान नहीं होता। आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, उसकी नहीं होगी। इसी तरह हमेशा आपने कोशिश ये करनी होती है कि ये सारी चीज़ें आपने अपने मतलब आप कह सकते हो कि जब आप रिकमेंडेशन लेटर बनवाते हो तो वो चीज़ आप पे सूट करती हो, यानी कि जब भी आप मतलब उस रिकमेंडेशन लेटर में ऐसी चीज़ें हों जो वाकई में आपके अंदर होनी चाहिए। आप पर्सनैलिटी के ऊपर जो एक वो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर जो एक कह सकते हो रिकमेंडेशन लेटर होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, तो वो चीज़ें वाकई आप में होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं या फर्ज करें आपकी एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हो जाती है, जब आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो इंटरव्यू में हमेशा बंदे क्यों रिजेक्ट होते हैं, वो इसी वजह से रिजेक्ट होते हैं कि उन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। वो वैसे ही फेक तौर पे लिखवा लेते हैं या रिकमेंडेशन लेटर उनका इतना अच्छा नहीं होता, इस वजह से वो जो है इंटरव्यू में रह जाते हैं। 3 चीज़ें जो होती हैं मतलब जो मैंने आपको बताया, ये इसमें जो भी चीज़ें आप लिखे वो सच हो और आप उसके ऊपर पूरे का पूरा मतलब उतरते हो, यानी
वो सूटेबल हो आपके लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो कि वो नॉर्मली वहाँ पे किसी भी स्कॉलरशिप के लिए पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपकी सोशल एक्टिविटीज़ का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अब सोशल एक्टिविटीज़ से क्या मुराद होती है? सोशल एक्टिविटीज़ लाइक कि अगर आपने कोई ऐसा आउटडोर प्रोजेक्ट किया हो, यानी कि आपने कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने कुछ काम किया हो मिलके जो कि एज अ वेलफेयर तौर पे काम करती है। लाजमी नहीं है कि वेलफेयर तौर पे ही काम करें, कुछ भी आपका सोशल एक्टिविटीज़ आपकी बाहर की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। लाइक कि अगर आपने मतलब कोई ऐसा ग्रुप बन गया था जिसमें आपने एज अ टीम लीडर बन के उनको टीम को मतलब आप साथ लेके चले थे, वो चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो। फर्ज करें लास्ट टाइम जैसे पाकिस्तान में था कि ग्रीन यूथ मूवमेंट, तो उसमें लोगों ने काफ़ी पौधे वगैरह लगाए थे। तो अगर आपने कुछ ऐसा काम किया हो कि अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना के तो आपने कई जगह पे प्लांटेशन की हो, तो वो आप वो चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर वो क्वेश्चन कुछ मतलब 250 से 300 वर्ड्स के कुछ वो मतलब पैराग्राफ मांगते हैं, उसमें ये होता है कि अगर आप ब्रीफली डिफाइन करेंगे तो साथ में ये होता है कि वो आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को एक ऑथेंटिक बनाते हैं। यानी कि आपकी स्कॉलरशिप की मतलब अगर वो चीज़ें वाकई में आपने की हो, लीडरशिप स्किल हो या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो साथ में ये चीज़ें आपका होना ज़रूरी होता है। किसी भी स्कॉलरशिप के लिए मतलब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें ये पूछा जाता है कि एक सिनेरियो बताया जाता है कि आपने करंट सिचुएशन देखनी है अपनी कंट्री में कि इस वक्त क्या है, तो उसके ऊपर आपने एज अ लीडर आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिले इसको रोकने के लिए तो आप क्या करोगे। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए, यानी कि आपने कुछ छोटा सा वहाँ पे नीचे लिमिट भी दी गई होती है। अब यहाँ पे हमसे गलतियाँ क्या होती हैं कि हम वो चीज़ें नहीं पढ़ते, हम बस लिखी जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, देखते हैं कि करंट सिचुएशन में अभी क्या मसले चल रहे हैं मुस्लिम साइड, हम वहाँ पे चले जाए, फिर हम गूगल से देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। हर एक चीज़ का आंसर गूगल नहीं देता, हर एक चीज़ आपको गूगल पे नहीं मिलती, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अपने दिमाग से सोचना पड़ता है। हमेशा जब भी आप एप्लीकेशन अप्रूव करवानी हो तो मतलब किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव होगी, लेकिन ये है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप अपना सारा काम खुद करते हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से किया होगा, एक बार नहीं तो दूसरी बार, कम से कम तीसरी बार, तो आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी। तो ये चीज़ें अगर आप मद्देनजर रख के किसी भी स्कॉलरशिप को मतलब फॉर्म को फिल करते हो तो आपकी यकीनन जो है स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करें, साथ में जो है आपने मतलब सारा कुछ आपका अच्छा हो, यानी कि आपको पता हो कि वाकई में ये चीज़ें मेरे अंदर मौजूद हैं। आपने अगर वहाँ पे आइल्स का टेस्ट वगैरह रिक्वायर है, उसमें अच्छे बैंड्स हो, आपका CGPA जितना रिक्वायर है उससे ज़्यादा हो या उतना भी हो, तब भी काम चल जाता है। मतलब कि ये नहीं है कि चीज़ें उनसे कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा चीज़ें कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा हो। फर्ज करें वो अगर 5.5 बैंड मांग रहे हैं तो आपके कम से कम 6.5 बैंड होने चाहिए। इस तरह अगर वो 3.4 GPA मांग रहे हैं तो आपका 3.5 होना चाहिए। 3.4 भी हो तो चल जाता है, 3.3 3.2 ना हो क्योंकि वो रिजेक्शन में आ जाता है, क्योंकि वो चीज़ें उस क्राइटेरिया को फुल नहीं करती। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपने, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता। समटाइम्स पता भी होता है कि हम लोग इतना गौर नहीं करते कि क्या वाकई में इन वजह से हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी 80% चांसेस होते हैं कि आपको एप्लीकेशन की कॉल ज़रूर आएगी, यानी इंटरव्यू की कॉल ज़रूर आएगी। तो अगर आपको कोई भी मसला पेश आता है किसी भी स्कॉलरशिप का अप्लाई करने में, या कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस हो जो आपको मतलब मुश्किल पेश आती है, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।